सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम दो प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रयोग रासायनिक संरचना के विश्लेषण से संबंधित है और दूसरा प्रयोग विध्वंसकारी डिस्ट्रक्टिव प्रयोग है। पहला प्रयोग लंबा है और दूसरा प्रयोग बहुत छोटा है। तो सबसे पहले आइए पहले प्रयोग का विवरण शुरू करते हैं। पहले प्रयोग में हम एक जीवित ऊतक लेते हैं। जो जीवित ऊतक हम लेते हैं वह पौधों से हो सकता है या फिर वह जानवरों से भी हो सकता है। तो सबसे पहले जीवित ऊतक का एक छोटा हिस्सा लिया जाएगा और फिर उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में पीसा जाएगा। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का सूत्र हमारी किताब में दिया गया है, तो यह Cl3COOH होगा। तो यह विशेष जीवित ऊतक लिया जाता है और इसे इस विशेष एसिड की सहायता से मूसल और ओखली में पीसा जाता है। तो हम मूसल और ओखली लेंगे और उसमें इसे पीसेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद हमें एक काफी गाढ़ा और चिपचिपा मिश्रण प्राप्त होगा और फिर इसके बाद हम इस तैयार मिश्रण को सावधानी पूर्वक छानेंगे। तो अब हम इस पूरे मिश्रण को इसमें धीरे धीरे डालेंगे। हम इसे अच्छी तरह से छानने के लिए मलमल के बारीक चीज क्लॉथ या फिर किसी साफ सूती कपड़े का उपयोग करेंगे। और एक बार जब हम गाढ़ा घोल यहां रख देंगे तो घुलनशील भाग नीचे आ जाएगा और तले में इकट्ठा हो जाएगा। तो जो भी नीचे आएगा उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे और जो हिस्सा बाहर नहीं आता और फनल में ही रह जाता है उसे हम रिटेंटेट कहेंगे। अब जो हिस्सा नीचे आ गया है वही फिल्ट्रेट है। यह वही हिस्सा है जो इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में घुलनशील हो गया था। तो हम इस विशेष हिस्से को एसिड घुलनशील पूल, एसिड घुलनशील अंश या एसिड घुलनशील भाग भी कहेंगे। जो हिस्सा नीचे नहीं आया और ऊपर रिटेंटेड के रूप में रह गया वह एसिड अघुलनशील पूल या एसिड अघुलनशील अंश है। अब जो भी एसिड घुलनशील पूल के रूप में नीचे आता है उसका आणविक भार कम होता है। इसका आणविक भार 18 से 800 डाल्टन तक होता है। लेकिन अगर हम रिटेंटेड हिस्से को देखें जो ऊपर एसिड अघुलनशील पूल के रूप में रह गया है उसका आणविक भार अधिक होता है और यहां यह 10,000 डाल्टन से भी अधिक है। अगर हम रिटेंटेट और फिल्ट्रेट में मौजूद घटकों को देखें तो यहां एक अपवाद सामने आता है। हम कह रहे हैं कि एसिड अघुलनशील पूल का आणविक भार 10,000 डाल्टन से अधिक होगा, लेकिन इस मामले में एक अपवाद लिपिड्स होंगे, क्योंकि लिपिड्स का आणविक भार 10,000 डाल्टन से अधिक नहीं होता है। यह 800 डाल्टन से कम होगा, लेकिन फिर भी लिपिड्स रिटेंटेड हिस्से में मौजूद रहेंगे। हम देखेंगे कि कम आणविक भार होने के बावजूद ये लिपिड्स एसिड अघुलनशील पूल में क्यों मौजूद रहते हैं। अब वे पदार्थ जो दोनों पूलों में मौजूद होंगे। सबसे पहले आइए एसिड घुलनशील पूल के बारे में बात करें। तो यहां हजारों जैविक यौगिक मौजूद होंगे जिनका आणविक भार 800 डाल्टन से कम होगा। तो यहां मोनोसैकेराइड्स मौजूद होंगे, ओलिगोसैकेराइड्स मौजूद होंगे, फिर अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे और न्यूक्लियोटाइड्स भी यहां मौजूद होंगे। अब ये छोटे अणु होंगे, इसलिए हम इन्हें सूक्ष्म अणु माइक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। हजारों छोटे जैविक यौगिकों के अलावा सल्फेट्स और फॉस्फेट्स जैसे अकार्बनिक यौगिक भी एसिड घुलनशील पूल में मौजूद होंगे। अब अगर हम उन यौगिकों की बात करें जो एसिड अघुलनशील पूल में मौजूद होते हैं, तो यहां 4 जैविक यौगिक मौजूद होंगे। पहला होगा पॉलीसैकेराइड्स। हमने देखा था कि मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स थे जो एसिड घुलनशील पूल में मौजूद थे। ये छोटे वाले थे। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स एसिड अघुलनशील पूल में मौजूद होते हैं। इसके बाद अमीनो एसिड्स यहां मौजूद थे, वे मोनोमर्स थे। लेकिन प्रोटीन जो कि पॉलीमर है यहां मौजूद है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स यहां मौजूद थे, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स यहां मौजूद हैं। और अपवाद थे लिपिड्स। इनका आणविक भार 800 डाल्टन से कम था, लेकिन फिर भी ये एसिड अघुलनशील पूल में मौजूद थे। अब ये 3 यौगिक बड़े यौगिक हैं, इसलिए हम इन्हें मैक्रोमोलेक्यूल्स या पॉलीमर्स कहेंगे। लेकिन लिपिड्स छोटे यौगिक थे, इसलिए इन्हें माइक्रोमोलेक्यूल्स कहा जाएगा। अब कारण पर आते हैं कि लिपिड्स छोटे अणु होने के बावजूद
रिटेंटेड हिस्से में क्यों मौजूद हैं? इसका कारण यह है कि जब हमने जीवित ऊतक को इस विशेष अम्ल के साथ पीसा तो कोशिका झिल्ली पीस गई। कोशिका झिल्लियों का अधिकांश हिस्सा लिपिड्स से बना होता है और लिपिड्स चिपचिपे होते हैं। तो ऐसा करने पर कोशिका झिल्ली में मौजूद ये विशेष लिपिड्स छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेते हैं और ये वेसिकल्स फिल्टर पेपर में फंस जाते हैं और इसी वजह से लिपिड्स एसिड अघुलनशील पूल में पाए जाते हैं। तो यह पहले प्रयोग का विवरण है। अब प्रयोग संख्या 2 की ओर आते हैं, जो कि विध्वंसक प्रयोग है। इस प्रयोग में वही जीवित ऊतक यहां लिया जाता है। इस विशेष जीवित ऊतक को तौला जाता है और जैसा कि हम जानते हैं कि जीवित ऊतक में बहुत सारा पानी होता है, तो इसका वजन वेट गीला वजन कहलाएगा। अगला हम क्या करेंगे, हम इस विशेष जीवित ऊतक को गर्म करेंगे। गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाएगा और सूखा ऊतक बच जाएगा। हम फिर से वजन लेंगे और इस वजन को सूखा वजन ड्राई वेट कहा जाएगा। स्पष्ट है, गीला वजन अधिक होगा और सूखा वजन कम होगा क्योंकि पानी पहले ही वाष्पित हो चुका है। अगला हम क्या करेंगे, हम इस सूखे ऊतक को पूरी तरह जला देंगे। जब हम इस सूखे ऊतक को पूरी तरह जला देंगे तो सभी कार्बन यौगिक धुएं के रूप में बाहर निकल जाएंगे और क्या बचेगा, अकार्बनिक तत्व पीछे रह जाएंगे और इसी को हम राख कहते हैं। तो इस विशेष प्रयोग में हमें कोई भी जैविक यौगिक नहीं मिलेगा क्योंकि सभी जैविक यौगिक धुएं के रूप में बाहर जा चुके होंगे। यहां हमें केवल अकार्बनिक तत्व ही मिलेंगे। इस विशेष प्रयोग में हमें जैविक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक दोनों मिल रहे थे, लेकिन यह विशेष प्रयोग केवल अकार्बनिक यौगिक ही देता है।